हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे थे लेक्चरर कैडर एग्ज़ाम 2016 जो पंजाब के अंदर हुआ था। तो हम केमिस्ट्री के पेपर के अंदर सेट ए के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे आज। तो अब जो सेट ए का 41 क्वेश्चन था वो था बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना था परऑक्साइड आयन के लिए। तो हमें जो दिया गया था परऑक्साइड आयन, उसका बॉन्ड ऑर्डर हमने पता करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक बेसिकली ट्रिक की हेल्प लेनी है, और वो ट्रिक क्या है कि अगर आपने किसी भी सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर पता करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर पता करने के लिए आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की नॉलेज होनी चाहिए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बॉन्ड ऑर्डर पता करते हैं तो वो होगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस का हाफ। अब जितने भी आपके पास 14 से 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, उनके अंदर आपने एक चीज नोट करनी है कि उन सभी में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स हो जाता है, कितना 10। 14 से 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर हमेशा आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का काउंट 10 रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप ये देखो तो पेरोक्साइड आयन जो है वो आपका 16 O2 के इलेक्ट्रॉन हो गए और दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इन 18 में से 10 बॉन्डिंग के लिए फिक्स हो जाएंगे, बचेंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो 8 होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 10 हैं आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो आएगा 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, वो आपको देगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में आएगा आपका 1। तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है और दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए होगा। और एक बात आपने और नोट करनी है कि ऑक्सीजन के जितने भी आपको आयनिक फॉर्म के अंदर स्पीसीज मिलते हैं, उनमें से जो पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें O22 नेगेटिव की, ये स्पीसीज क्या है, डायामैग्नेटिक इन नेचर है। इसके बारे में एक पॉइंट आपने और भी नोट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ऑक्सीजन के स्पीसीज को लेके कि उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है और उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो डीएनए के बेस यूनिट्स होते हैं उनके बीच कपलिंग कैसे होती है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए का डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है, और उस डबल स्टैंड स्ट्रक्चर पे जो बेस पेयर्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। और जब ये दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के साथ कॉइलिंग करते हैं, तो इस कॉइलिंग के कारण इनमें स्ट्रेन होती है, तो जिससे ये सिस्टम क्या हो सकता है, अनकॉइल हो सकता है। तो इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए क्या होता है, जो इस पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो आपको पता है भी डीएनए के अंदर 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन और गुआनिन। डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है। तो जो ये बेस पेयर हैं इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस डबल स्टैंड स्ट्रक्चर को क्या मिलती है, स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाला जो फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन और थायामिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, साइटोसिन और गुआनिन के बीच मिलेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही डीएनए का डबल स्टैंड स्ट्रक्चर को क्या मिलती है, स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें जिसकी स्ट्रेंथ हो 0.33 टेस्ला, और आपको गिवन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो होती है जी की वैल्यू वो 2 है, और उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर जो हम मेजर करते हैं वो है 9.273 इंटू 10 पावर -24 जूल पर टेस्ला। तो हमें पूछा गया भी कितनी फ्रीक्वेंसी पे जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका हमें बेसिकली सिग्नल मिलेगा। तो आपके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है हाफ। तो इसका मतलब अगर हम इसके नंबर ऑफ एनर्जी लेवल डिस्कस करें तो उनके लिए फॉर्मूला होता है 2i+1। तो इसके 2 एनर्जी लेवल आपको मिलेंगे, और एक एनर्जी लेवल होगा -1/2 के लिए और एक होगा +1/2 के लिए। तो जो एनर्जी लेवल राइज करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए वो -i से लेके +i के बीच होंगे।
तो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ है, दो लेवल उसके बनेंगे, एक माइनस हाफ और एक होगा प्लस हाफ, और इन दोनों के बीच जो गैप होगा, ठीक है, लेट वो एच न्यू एनर्जी का गैप वो क्वांटाइज होगा, और उस क्वांटाइज गैप की जो एनर्जी होती है उसके लिए रिलेशन है बेसिकली जीई गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस। तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों लेवल्स के बीच वो इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो एच यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो की इलेक्ट्रॉन के लिए 2 वैल्यू है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 9.273 × 10⁻24 जूल पर टेस्ला है, और जो अप्लाइड फील्ड है वो 0.33 टेस्ला है। और h की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, टेस्ला से पर टेस्ला कैंसिल हो जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो नीचे आपके पास फैक्टर -34 है, ऊपर -24 है, तो सॉल्व करके आपके पास ऊपर जो फैक्टर होगा उसमें 10 बचेगा। बाकी टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9 × 10⁻9 हर्ट्ज, और 10⁻9 के लिए हम यूज करेंगे गीगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज 9 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए इसके लिए। तो इस वे से हमने ये ESR का क्वेश्चन किया, सॉल्व किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है कि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। NMR से हमें प्रोटॉन के लिए जो NMR किया गया है हाइड्रोजन के लिए, उसके स्पेक्ट्रम से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले जब भी NMR की स्टडी होती है तो उसके लिए हम डेल्टा स्केल पे सिग्नल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास TMS का रेफरेंस का सिग्नल होता है, उसके बाद आपके सैंपल के सिग्नल आते हैं। पहली बात, कितने पीक्स आ रहे हैं, वो पीक्स हमें बताते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, कितने टाइप के उस सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ पीक्स हमें मिलेंगे, वो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताएंगे। जो पीक्स की पोजीशन होगी TMS की विद रिस्पेक्ट, वो ये बताएगा कि वो प्रोटॉन शील्डिंग वाले हैं या डी शील्डिंग वाले, मींस अप फील्ड वाले हैं या लो फील्ड वाले हैं। इससे हमें शील्डिंग और डी शील्डिंग का पता चलेगा। इंटेंसिटी ऑफ पीक से किसी भी के अंदर हमें पता चलता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का काउंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें NMR सिग्नल से मिलती है। नंबर ऑफ पीक्स जितनी बनती है सिग्नल में, उससे उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन के बारे में पता चलता है। पोजीशन ऑफ पीक्स हमें बताती है कि वो प्रोटॉन्स शील्डिंग वाले हैं या डी शील्डिंग वाले हैं, और इंटेंसिटी ऑफ पीक बताती है उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, NMR से मिलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। सभी जो ऑप्शंस हैं वो आपके इसमें करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा केस है वो है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है जो वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिंक है, और इसके अंदर आपको पूछा गया है भी इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। अब रमन स्पेक्ट्रा शो करने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि वही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं जिनके केस में मॉलिक्यूल एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज होगा। और आपने नोट करना है जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिनकी परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, लाइक मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, SF6 की परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो जो परफेक्ट ज्योमेट्री वाले सिस्टम होते हैं वो आइसोट्रोपिकली पोलराइज होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी मॉलिक्यूल फील्ड अप्लाई करने के बाद आइसोट्रोपिकली पोलराइज होगा, मींस सभी डायरेक्शन में उसकी पोलराइजेशन एक जैसी होगी, वो रमन इनएक्टिव होगा। तो अगर आप इन सभी में से देखो, वाटर का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है, बेंट है, अमोनिया का स्ट्रक्चर भी डिस्टॉर्टेड है, पिरामिडल है, इनके पास परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है। और CO का स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या है, लीनियर है, ठीक है। लीनियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अप्लाइड फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में ज्यादा पोलराइज होते हैं एज कंपेयर टू दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये लीनियर मॉलिक्यूल का स्पेशल केस है। तो इनमें से सभी में से एक SF6 ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो आइसोट्रोपिकली पोलराइज होगा, और जो मॉलिक्यूल आइसोट्रोपिकली पोलराइज होगा वो रमन स्पेक्ट्रा शो
नहीं करेगा। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो एनएमआर से ही अगेन रिलेटेड है, और इसके अंदर आपको दिया गया है कि एक कंपाउंड एनएमआर जो प्रोटॉन एनएमआर में पीक शो कर रहा है वो टीएमएस के पीक से 240 हर्ट्ज पे शो कर रहा है, और 240 हर्ट्ज पे जो पीक शो कर रहा है वो डाउन फील्ड शो कर रहा है टीएमएस से। तो टीएमएस की पीक और आपके प्रोटॉन की जो पीक है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 240 हर्ट्ज है। और जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर है जिसपे ये सिग्नल रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 60 मेगाहर्ट्ज का। 60 मेगाहर्ट्ज मतलब 60 × 10⁶ हर्ट्ज की इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो हमें पूछा गया है कि जो इसकी केमिकल शिफ्ट होगी इस प्रोटॉन की टॉ स्केल पे पीपीएम में कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। तो सभी सैंपल्स को यूनिवर्सलाइज करने के लिए हम जो उनके डाटा होते हैं टीएमएस से, चाहे वो डाउन फील्ड आए, उनको हम एक स्पेशल स्केल पे क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। दो टाइप के स्केल होते हैं, एक डेल्टा स्केल एक और टॉ स्केल। डेल्टा स्केल हम कैसे पता करते हैं कि टीएमएस से जो सिग्नल आएंगे प्रोटॉन्स के वो डेल्टा स्केल पे कितनी वैल्यू पे आएंगे। उसके लिए आपको गिवन सैंपल का पीक पता होना चाहिए टीएमएस से कितने डिफरेंस पे आ रहा है, और आपने उसको ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है हर्ट्ज के अंदर, और इनटू 10⁻⁴ आपके पास 6 से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इस केस में जो डिफरेंस आ रहा है आपका पीक का वो आ रहा है 240 हर्ट्ज। डिवाइड कर देंगे हम ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज जो कि 60 × 10⁶ हर्ट्ज होगी, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, तो ये फैक्टर हो जाएंगे कैंसिल। ये आपके पास आएगा 4 ppm, 4 पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁶ में हम ये पता कर रहे हैं। तो आपका जो डेल्टा आएगा वो आएगा 4 ppm। अब टॉ और डेल्टा स्केल में क्या रिलेशन होता है कि 10 - टॉ सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू टॉ स्केल पे जो वैल्यू आएगी उसकी, तो 10 - 4 ppm जब आप करोगे तो टॉ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 ppm आएगी। तो टॉ स्केल पे इस सिग्नल की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 6 ppm पे आएगी। तो अगर आपको किसी भी सैंपल के प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो टीएमएस से दिया गया हो कि उसका डिफरेंस फ्रीक्वेंसी वाइज इतना है, तो उसको टॉ या डेल्टा स्केल पे एक्सप्रेस करने के लिए आपने उस डिफरेंस को ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है, और वो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होनी चाहिए। जो आपका रिजल्ट आएगा वो डेल्टा स्केल पे आएगा, आप उसे 10 में से सब्ट्रैक्ट करके टॉ स्केल पे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसके अंदर हमें ये पूछा गया था, ये बेसिकली कैटालिसिस से रिलेटेड है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या करते हैं इनहांस करते हैं। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो किस पीएच पे मैक्सिमम होगी, तो जिस पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस पीएच को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। और मोस्टली एंजाइम है जो वो पीएच जब न्यूट्रल जोन में होता है पीएच इज इक्वल टू 7 होता है उस टाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करते हैं। तो एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें पीएच 7 पे देखने को मिलती है, इसीलिए जो ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू होती है एंजाइम के लिए वो होगी इक्वल टू दी 7। तो ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ऑप्टिमम पीएच क्या होती है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब वो पीएच जिस पे एंजाइम की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 ये बेसिकली गैसेस स्टेट से रिलेटेड है, और इसमें जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उन कोलिजन्स के टाइम जो गैसेस मॉलिक्यूल फ्री पाथ ट्रेवल करते हैं, उस फ्री पाथ से ये रिलेटेड क्वेश्चन आया है अपने पास। ठीक है, हमें पूछा गया है कि जो मेन फ्री पाथ होगा किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, इस तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने नोट करना है कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो उन कोलिजन्स के बीच एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें वो कोई कोलिजन नहीं करते, फ्री ट्रेवल करते हैं, उस पाथ को हम बोलते हैं फ्री पाथ। तो अगर हम डिफरेंट जो पाथ वो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच, लेट किसी मॉलिक्यूल ने दो कोलिजन की तो दोनों के बीच जो फ्री पाथ उसने ट्रेवल किया, अगर हम उसे नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड करते हैं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, अगर हम फ्री पाथ का मीन निकाल लें तो वो होगा मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है भी एवरेज डिस्टेंस होती है ट्रेवल्ड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स।
अब सबसे पहले आपने देखना है कि जो मीन फ्री पाथ के लिए एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ है, दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू n। सिग्मा यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर, दैट इज सिग्मा। n है जो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर हम आइडल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखें n/v इज इक्वल टू P/RT, तो ये हमें बताएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मोल्स हैं, अगर हमने इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें n की, तो वो वैल्यू क्या है, बेसिकली P इंटू Na डिवाइड बाई RT है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते ही आपके पास मीन फ्री पाथ का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इस एक्सप्रेशन से आप देखोगे कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन आपने नोट करना है कि मीन फ्री पाथ किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर के डायरेक्टली और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इस केस में वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। अगर टेम्परेचर का केस होता तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। अगला क्वेश्चन है जो वो क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच रिलेशन पे बेस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि किसी भी सिस्टम का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 2/3 होगा किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का। आपको इस केस में हेक्सेन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है पता करना है आपने, और आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होगा इस केस में, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस रिलेशन को क्या करना है, बेसिकली यूज करना है। तो जब आप इस केस में इस रिलेशन को यूज करोगे, बॉइलिंग पॉइंट आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 68.9 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 68.9 प्लस 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 341.9 केल्विन। अब अगर हम यहाँ से क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए इक्वेशन लिखें तो वो 3/2 होगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो 3/2 इंटू बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है 341.9 केल्विन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास अप्रोक्सीमेटली 512.85 केल्विन आंसर आएगा। तो इस रिलेशन से हम बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में वो होगा ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो भी रिलेटेड है जूल थॉमसन इफेक्ट से। हमने लास्ट टाइम भी एक जगह इसको डिस्कस किया था कि जब आप किसी भी रियल गैस को हाई प्रेशर के जोन से एक्सपेंड करवाते हो थ्रू फाइन होल लो प्रेशर के जोन में अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो उन कंडीशन में सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। आपने ये पॉइंट नोट रखना है कि जूल थॉमसन इफेक्ट इज अ आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। जूल थॉमसन इफेक्ट इज अ आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट एंथैल्पी पे ये प्रोसेस होती है। तो जब गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जोन में एक्सपेंड करते हैं तो कुछ केसेस में हमें कूलिंग देखने को मिलती है, और हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमें हीटिंग देखने को मिलती है। तो जो एक्सपेंशन के टाइम टेम्परेचर में फॉल आता है, चेंज इन टेम्परेचर आता है, अगर हम उसे प्रेशर के फॉल से डिवाइड कर दें और कांस्टेंट एंथैल्पी के कंडीशन पे, तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। जब किसी भी गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने पे क्या हो, प्रेशर ड्रॉप हो, तो प्रेशर के ड्रॉप के साथ जो चेंज आता है टेम्परेचर के अंदर गैसेस सिस्टम का कांस्टेंट एंथैल्पी के कंडीशन पे, वो होगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अब जब कूलिंग होती है तो कूलिंग के टाइम जो टेम्परेचर फॉल करता है, इसीलिए टीटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, ये भी नेगेटिव होगा। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट
जब आपके पास कूलिंग होगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कूलिंग के केस में। और जब आपके सिस्टम में गैसेस ऐसी होंगी जिनकी हीटिंग होगी तो dt आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, तो वहां पे वैल्यू होगी नेगेटिव हीटिंग के केस में। बट हर एक गैस के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे ना कोई गैस हीटिंग शो करता है ना कोई कूलिंग शो करता है, उसे बोलते हैं हम इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे कूलिंग ऑब्जर्व होगी किसी भी गैस के लिए, और उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगी, हीटिंग ऑब्जर्व होगी। तो जिस टेम्परेचर पे म्यू अपना साइन यानी कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट अपना साइन चेंज करता है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, हीटिंग कब होती है, कूलिंग कब होती है, और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये आपने सारा इसका कंसेप्ट डिस्कस किया है। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर एट द कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ एंथैल्पी। अब जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो p ऑर्बिटल के बारे में है, कि जो p ऑर्बिटल की डम्बेल शेप होती है उसमें दो साइन आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इन साइन का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये जो साइन इसमें आते हैं ये वेव फंक्शन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि किसी टाइप के चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस लोब में पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन है जो सिस्टम का साइन, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इस तरफ जो वेव फंक्शन है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। बेसिकली ये एंगुलर वेव फंक्शन होते हैं जिनके साइन हम लोब्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एस हमेशा उसके अंदर पॉजिटिव साइन लिखा जाता है, क्योंकि उसका वेव फंक्शन क्या होता है, स्पेस में हर जगह पॉजिटिव होता है। तो जो लोब्स के अंदर साइन लिखे जाते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ द वेव फंक्शन फॉर द लोब। वेव फंक्शन का साइन क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी भी टाइप के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है, वेव फंक्शन का क्या है, बेसिकली ये साइन है, प्लस और माइनस जो हम यूज करते हैं, किसी भी टाइप के ये चार्जेस नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वो बेसिकली साइज से रिलेटेड था, कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1 के एलिमेंट में कैसे वेरी करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि डाउन द ग्रुप हमेशा जब हम मूव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक साइज में क्या आता है, इंक्रीज आता है, क्योंकि अप टू डाउन नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और ग्रुप 1 में टिपिकली आपने देखना है कि लिथियम को छोड़ के बाकी सभी केसेस में सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है। और नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में लिथियम से बड़ा साइज होगा सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज होगा पोटाशियम का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है, और स्पेशली ये क्वेश्चन है ग्रुप 17 से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलोजेंस हैं जो वो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है जिस ग्रुप में, वो होती है ग्रुप नंबर 17 में। और ग्रुप 17 में एक एक्सेप्शन है, हमें बेसिकली पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली वेरी करता है। बट फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन का साइज कॉम्पैक्ट होने के बाद इसमें 2p सब शेल के अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती हैं, और इन रिपल्शंस की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता, जबकि क्लोरीन के केस में ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि साइज के अकॉर्डिंग थोड़ी शफलिंग आ रही है। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट क्लोरीन से कम है। रीजन कॉम्पैक्ट सबशेल होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन के 2p सबशेल में ज्यादा है, जिससे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता जितना क्लोरीन में करता है, क्योंकि क्लोरीन में 3p सबशेल का साइज कंपैरेटिवली लार्ज है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कंपैरेटिवली कम है। इसीलिए क्लोरीन का न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो ऑर्डर होगा अपना वो होगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे कम फ्लोरीन, पहले क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन, और लास्ट में आएगा आपके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला आयोडीन। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
क्वेश्चन नंबर 54 मेटल्स की एक्टिविटी से रिलेटेड है कि कॉपर का जो सल्फाइड ओर है उसे स्लोली ऑक्सीडाइज किया गया कॉपर सल्फेट में और उसको लीच कर दिया गया विद वाटर या डाइल्यूट H2SO4 और उसके बाद इसको आयरन के स्क्रैप के साथ मिक्स कर दिया गया। तो क्या इस प्रोसेस में रिएक्शन होगी? तो बेसिकली आप देखोगे कि आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज नेगेटिव और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव। तो आयरन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू दी कॉपर। तो आयरन इस प्रोसेस में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो कॉपर सल्फेट के अंदर है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो आयरन बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर हैं जो वो कॉपर में आ जाएंगे। तो आयरन कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट में और कॉपर सल्फेट कन्वर्ट होके प्रेसिपिटेट कर गया किसकी फॉर्म में, कॉपर की फॉर्म में। तो जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, आयरन FeSO4 में चेंज हो गया और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर सल्फेट के प्रेसिपिटेट करके इन दी फॉर्म ऑफ कॉपर। तो इस केस में एक्टिव मेटल ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट होगा और साथ में आपके पास कॉपर क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 54। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 55। अर्थ की कोर है उसके अंदर मोस्टली कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो अर्थ का जो सबसे इंटरनल पार्ट है अर्थ की कंपोजिशन का जिसे हम कोर बोलते हैं, कोर में दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं टिपिकली, वो हैं आयरन और दूसरा है निकल। मोल्टन फॉर्म के अंदर अर्थ की कोर के अंदर जो दो टिपिकल एलिमेंट मिलते हैं वो है आयरन और निकल अर्थ की कोर के अंदर। तो ये क्वेश्चन बेस था अर्थ की कोर बेसिकली किस चीज की बनी हुई है। तो मोल्टन फॉर्म में वहां पे आयरन और निकल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एल्यूमिनियम के ओर के बारे में पूछा गया था कि बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है। इसमें जो क्वेश्चन के ऑप्शन में एक और भी दिया हुआ है यहाँ पे Na3Al6, ये भी एल्यूमिनियम का ओर है, बेसिकली ये क्रियोलाइट है। ठीक है, बॉक्साइट में बेसिकली Al2O3 के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे 3 दिया गया है तो करेक्ट ऑप्शन हम इसी लेंगे। तो बॉक्साइट का जो आपका फार्मूला होता है, बॉक्साइट होता है Al2O3 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बॉक्साइट के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका 56 का क्या होगा, बी होगा। जो सी ऑप्शन आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्रियोलाइट ओर के लिए दे रखा है, ये भी क्या है, एल्यूमिनियम का होगा। तो यहाँ पे ओर पे बेस्ड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल रेजिड्यू से बने हैं अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस के बाद टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के कारण उनमें क्या क्या होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें आपको मिलेगा कोल, पेट्रोलियम और तीसरा मिलेगा नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बेसिकली इस इन सभी में से देखोगे आप तीन ऑप्शन डी ऑप्शन में है, वो तीन क्या क्या है, फॉसिल फ्यूल्स कोल है, पेट्रोलियम है और तीसरा क्या है, नेचुरल गैस है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि अगर हम हॉट कोक यानी कि कार्बन के ऊपर से स्टीम पास करा दें तो स्टीम पास करने से क्या होगा, जो आपका कोक है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में, आपका ये एंड प्रोडक्ट होगा। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस और सिन गैस और वाटर गैस भी कहते हैं हम इसे। तो जब हम कोक के ऊपर से स्टीम पास कराएंगे तो क्या बनेगा, सिन गैस, सिंथेसिस गैस और वाटर गैस। तो ये एक तरह का क्या होता है, फ्यूल होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी है अभी भी, इसको फर्दर अगर हम बर्न करेंगे तो इससे CO2 जनरेट होगा। तो ये एक तरह का फ्यूल है, सिन गैस है जो। तो सिन गैस आपका मिक्सचर होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो ये क्वेश्चन था रिलेटेड विद सिन गैस। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, वो हाइड्रोजन के आइसोटोप पे बेस्ड था। हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप मिलते हैं हमें नेचर के अंदर, वो सबसे पहले होता है प्रोटियम H11 जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। दूसरा मिलता है हमें ड्यूटेरियम जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही न्यूट्रॉन है क्योंकि इसका मास 2 यूनिट है। और तीसरा मिलता है हमें ट्रिटियम।
ट्रीटियम के अंदर हमें मिलते हैं प्रोटॉन 1, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा प्रोटॉन उतने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन 2। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा 3 फॉर्म के अंदर आपके पास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि अगर हम इमेजिन करें कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो बेसिकली 1 सेंटीमीटर है, तो एटम का डायमीटर क्या होगा। इसमें एक अप्रोक्सीमेशन के तहत हम देखेंगे कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेशियो होती है वो 10⁵ होती है। ठीक है, तो डायमीटर से आप रेडियस निकालोगे तो दोनों में 2 का फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, उसको हम एक बार कैंसिल आउट कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो आपको एटम और न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में पूछा गया है, तो जो रेडियस ऑफ एटम होगा वो 10⁵ टाइम होगा किसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, या साइज कह लो आप। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब आपको जो डायमीटर दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया, मैं 2 वाला फैक्टर एक बार कैंसिल करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो आपको साइज दिया गया है 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एटम का साइज क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁵ होगा। तो ये बन जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर इंटू 10⁵। तो 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर इंटू 10⁵, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर। तो अगर आपको साइज में न्यूक्लियस और एटम को कंपेयर करना हो तो आपने नोट करना है उनमें फैक्टर होता है 10⁵ का। तो इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस केस में वो होगा क्वेश्चन 60 का ए। तो ये साइज का कंपैरिजन था एटम और न्यूक्लियस का। दूसरा जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के बारे में क्वेश्चन है, आपको पता है कि जिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो वो होते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, और 20 तक हमें ऐसे ही देखने को मिलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो एक स्टेबिलिटी कर्व होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर हम देखें तो उसमें जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनमें न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की रेशियो है वो 1 से लेके 1.6 के बीच होती है। जब ये रेशियो इससे एक्सीड करनी शुरू कर जाती है तो उसके बाद न्यूक्लियस क्या मिलने शुरू हो जाते हैं, अनस्टेबल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी कर्व के अंदर न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की रेशियो है वो 1 से लेके 1.6 के बीच होगी। तो इस केस में जो स्टेबिलिटी कर्व के लिए रेशियो के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो इसमें आएगा 1 से लेके 1.6 के बीच में। अब जो क्वेश्चन नंबर 62 है ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, इसमें बहुत सारी आपको डाटा की नॉलेज होनी चाहिए, ये एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, मेटल आयन को हमने एक्सट्रैक्ट करना है एक्वस और एसिडिक सॉल्यूशन से, और हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एक्सटेंटेड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एसिटाइल एसीटोन। तो हम जो एक्सट्रैक्टेड हैं उसमें क्या मिक्स करें, इन सभी में से ये पूछा गया। तो ये इसको सॉल्व करने का एक बेसिकली मेथड क्या है कि इनके हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो। जो एसिटाइल एसीटोन होता है वो क्वाइट पोलर होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 23.1 के करीब है। और इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे पोलर है वो आपके पास, इन चारों में से सबसे पोलर है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो राउंड अबाउट 1.5 के करीब है, और इन तीनों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो राउंड अबाउट 0.79 के करीब रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो इन सभी में से जो सी ऑप्शन है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो क्वाइट पोलर है बाकी कंपैरिजन से। तो पोलर को पोलर के साथ ही मिक्स करेंगे हम, तो इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पे ऑप्शन सी। तो अगर हमने किसी भी एक्वस या एसिडिक सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल आयन की, तो एक्सट्रैक्टेंट है जो आपका उसको मेटल को जो बाहर निकालेगा एसिटाइल एसीटोन, उसके साथ सबसे सूटेबल ऑप्शन इन सभी में क्लोरोफॉर्म है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाकी तीनों से कंपैरेटिवली क्या है, हाई है। तो ये क्वेश्चन था 62 जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पे क्या किया है, सॉल्व किया। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 63 है वो बेसिकली सोडियम के आइसोटोप 24 के एप्लीकेशन के बारे में।
जो 24 आइसोटोप है सोडियम का, बेसिकली इसका यूज होता है, इसको ब्लड के साथ, ब्लड की स्ट्रीम के साथ मिक्स किया जाता है। और क्या ट्रेस करने के लिए मिक्स किया जाता है कि ब्लड के अंदर कहीं पे क्लॉट है तो उनको डिटेक्ट किया जा सके। तो ये बेसिकली 24 जो सोडियम का आइसोटोप है उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड था। 24 सोडियम को यूज किया जाता है टू लोकेट द एक्सटेंट ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। ब्लड स्ट्रीम के साथ इसको मिक्स करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि ब्लड के अंदर कहीं पे अगर क्लॉट हैं तो उनका एक्सटेंट कितना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नाइट्रोजिनेज एंजाइम से रिलेटेड है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करता है और इसमें दो मेटल प्रेजेंट होते हैं, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। आपने याद रखना है इसको हैबर प्रोसेस के साथ मिक्स करके। हैबर प्रोसेस में भी अमोनिया बनता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या बनता है, बेसिकली अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्स होने के बाद। तो हैबर प्रोसेस में भी हम आयरन को एज ए कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम को प्रमोटर यूज करते हैं, तो सेम केस ही इसमें है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो मेटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेटल कंटेनिंग प्रोटीन है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, उसमें दो मेटल कौन कौन से हैं, मोलिब्डेनम और आयरन। तो ये क्वेश्चन था नाइट्रोजिनेज एंजाइम की कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 65 है वो है क्लोरोफिल से रिलेटेड। क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस नेचुरल अकरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और इसके साथ जो लिगेंड जुड़ा होता है वो होता है पोरफायरन लिगेंड। तो क्लोरोफिल एक नेचुरली अकरिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका, Mg2 पॉजिटिव का। अल्किलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। तो मैग्नीशियम का जो नेचुरली अकरिंग एक कॉम्प्लेक्स है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल पे मेटल होगा वो होगा मैग्नीशियम और इसके साथ लिगेंड होगा पोरफायरन लिगेंड। तो ये क्लोरोफिल पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन भी बायो से रिलेटेड है कि कैल्शियम बॉन्ड्स में किस फॉर्म में या टीथ में किस फॉर्म में होता है, तो नोट करना है कैल्शियम बॉन्ड्स या टीथ में होता है इन दी फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, जो भी बॉन्ड्स हैं और टीथ हैं उनमें कैल्शियम हमेशा फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 67 है वो है रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आपने नोट करना है कि जैसे जैसे मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, मेटल के हाइड्रोक्साइड की डाउन दी ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बेसिकली इसमें आपने ये समझना है कि जो OH नेगेटिव है वो स्मॉल साइज का अनायन है, और जो मेटल्स हैं आपके अल्कली वो लार्ज साइज के कटायन है। तो सॉल्युबिलिटी में आपने एक ट्रिक याद रखनी है, जितना कटायन और अनायन के साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बेसिक कंडीशन तो ये होती है सॉल्युबिलिटी के इंक्रीज करने के लिए कि लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बट आपने इस ट्रिक को अप्लाई करना है सॉल्युबिलिटी के लिए कि कटायन और अनायन के साइज का जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप देखोगे हाइड्रोक्साइड तो है स्मॉल साइज का, लिथियम स्मॉल साइज का है, सोडियम उससे लार्ज साइज का है और पोटेशियम उससे भी लार्ज साइज का है। तो अगर आप देखोगे तो इस केस में जब आप लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम मूव कर रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मिनिमम है। तो जहाँ पे डिफरेंस मिनिमम होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, मैक्सिमम पे डिफरेंस पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे OH नेगेटिव के साथ मेटल आयन का साइज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एक बात और आपने नोट करनी है, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों ही डाउन दी ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और ऐसा ही केस ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड के लिए, ग्रुप 1 और 2 के हाइड्रोक्साइड के लिए सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी दोनों डाउन दी ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने ये ट्रिक अप्लाई करनी है कि जहां पे कटायन और अनायन के साइज का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 67।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बेकिंग पाउडर का फार्मूला पूछा गया है। बेसिकली बेकिंग पाउडर की कंपोजिशन में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो बेकिंग पाउडर थोड़ा डिफरेंट होता है बेकिंग सोडा से, बट उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये सिंपली बेस्ड था सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर, जो बेकिंग पाउडर का क्या पूछा गया, इसमें फॉर्मूला पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि अल्कली मेटल हैं जो उनमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। आपने नोट करना है कि अल्कली मेटल में से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। वो दो एलिमेंट सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है वो है सोडियम और पोटाशियम। और अगर हम अबंडेंट वाइज देखें तो सोडियम की अबंडेंस करीबन अर्थ क्रस्ट के अंदर 2.6% के करीब है और पोटाशियम की अबंडेंस 2.4 के करीब है। तो इस बेस पे इन सभी मेटल्स में से जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट है सोडियम। ठीक है, अल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट है कौन सा मेटल, वो है सोडियम मेटल। बेसिकली दो एलिमेंट इनमें से मोस्ट अबंडेंट थे, एक सोडियम और दूसरा पोटाशियम, चारों में से। और इन दोनों में से जो ज्यादा अबंडेंट है वो है सोडियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में अगर आप देखोगे तो ये पूछा गया है कि KMnO4 को Mn2 पॉजिटिव से बनाने के लिए कौन सा इनमें से यूज किया जाएगा। तो आपने नोट करना है, जब भी Mn2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन से पर मैग्नेटेट आयन बनाए जाएंगे तो उनको बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैग्नीज 2 पॉजिटिव को +2 स्टेट से +7 स्टेट में चेंज कर दे। तो इसके लिए तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन होता है ये वाला S2O82 नेगेटिव, पहला ऑप्शन है जो दिस इज पर ऑक्सो डाइसल्फेट। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास सोडियम बिस्मेथेट, दैट इज Na, जो होगा सेकंड ऑप्शन अपने पास वो होगा सोडियम बिस्मेथेट, दैट इज NaBiO3। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास PbO2। इन तीन ऑप्शन से, इन तीनों को यूज करके हम Mn2 पॉजिटिव को MnO4 नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन है उनमें से सबसे जो मैच करेगा इन तीनों के अकॉर्डिंगली, अगर हम देखें तीन एजेंट्स यूज होते हैं तो वो होगा PbO2। तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में दैट इज PbO2। तो PbO2 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, Mn2 पॉजिटिव को चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, KMnO4 के अंदर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 70। तो आज के पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 71 से शुरू करेंगे। थैंक यू।